गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो वेलकम है आपको सर्जन्स ब्लॉग के चैनल पे। मैं डॉक्टर रोहन और आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ है डॉक्टर शुभम, जो भी डीएमसीएचसी ऑर्थो के थर्ड ईयर पीजी हैं। और आज हम उनसे बात करेंगे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और उनसे जो पर्सनल जो उनका लाइफ है, उनका जो जर्नी है फ्रॉम यूजी टू पीजी, उस सब के बारे में आज हम बात करेंगे और इनसे एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और आप लोग के लिए भी बहुत ही, जो भी यूजी और पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी चीज़ होगी और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी आज के जो पॉडकास्ट है। तो वेलकम डॉक्टर शुभम, वेलकम है आज के पॉडकास्ट में। अपने पॉडकास्ट में हमको मौका देने तो के लिए। आज जो हम सबसे पहले इनसे, जो मेरा पहला जो इनसे क्वेश्चन है वो ये है, जो इनका जो यूजी है वो भागलपुर मेडिकल कॉलेज से है। तो डॉक्टर शुभम, आप बताइए, जो आपका भागलपुर में जो है आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पे एज यूजी स्टूडेंट? देखिए, जब 2016 में मैंने पहली बार मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, तो पहले तो शुरुआत में सबको ही डर लगता है कि फर्स्ट ईयर में सीनियर क्या बोलेंगे, क्या करेंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ पर एडमिशन लिया तो मुझे कुछ ऐसा डर जैसा माहौल तो लगा ही नहीं कभी। और दूसरा नंबर बात कि लोग बहुत खुश रहते हैं जब फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट अगर नीट यूजी का प्रिपरेशन कर रहा होता है और उसको मेडिकल कॉलेज में अलॉट होता है, तो उस समय उसकी खुशी एक अलग लेवल पर रहती है। तो हम लोग उस समय, आप भी ये चीज़ फील किए ही होंगे कि जब फर्स्ट डे हम लोग कॉलेज में जाते हैं तो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रहता है और एक तरफ से डर भी रहता है हम लोग, क्योंकि पहले सुने रहते हैं कि ऐसा डांटते हैं वो। और मतलब क्या ऐसा लगता है जैसे गांव वाले भी बोलने लग जाते हैं जो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं डॉक्टर बन गया, डॉक्टर बन गया, इसका क्या फीलिंग? वो तो डे वन से ही डॉक्टर साहब के नाम से जानने लग जाते हैं। लेकिन जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तब, क्योंकि हम लोग 12th पास करके जस्ट आए रहते हैं, वो रियलिटी तो हम ही लोगों को पता रहता है कि अभी हम लोग तो डॉक्टर बने नहीं है, अभी हम लोगों को भी पढ़ाई करनी रहती है, पढ़ाई करना बाकी रहता है, फिर यूजी के खत्म होने के बाद पीजी करना होता है। तो अंदर से अच्छा तो बहुत लगता था, लेकिन एक मन में था कि नहीं ठीक है, लोग बोल रहे हैं अगर डॉक्टर साहब, तो उसको आगे चल करके इस चीज़ को हम लोग को प्रूव भी करना होगा अच्छा डॉक्टर बन के। चलिए, तो ये अपना यूजी के बारे में जो बताया, मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ का भागलपुर का बहुत ज़्यादा तारीफ सुनते हैं, वहाँ का जो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे रूम में अभी तक अपने बैच का ग्रुप फोटो लगा करके रखा हूँ। ये कितना बढ़िया है। वो जो बिल्डिंग है वहाँ नौलखा कोठी उसको बोलते हैं, वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है। वहाँ का कैंपस बहुत ही बेहतरीन है। ये है कि कॉलेज और हॉस्टल थोड़ा डिस्टेंस पर है। कितना डिस्टेंस पे होगा? लगभग 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सारे मतलब कॉलेज और हॉस्टल के बीच में 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। और सारे हॉस्टल एक जगह पर नहीं है, मतलब अलग अलग बॉयज़ का ही हॉस्टल जैसे है, तो सेकंड ईयर का हॉस्टल अलग है, थर्ड ईयर का हॉस्टल अलग है। उन समय भी थोड़ी डिस्टेंस है आपस में, लेकिन ओवरऑल मेरा अगर जो कॉलेज का एक्सपीरियंस अगर आप पूछना जो चाह रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा था। इनकम मतलब मैं कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जितना भी 5-6 साल हम वहाँ रहे, मतलब हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हम किसी ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे कोई हमको टॉर्चर कर रहा है। ओवरऑल एक्सपीरियंस जो आपका मतलब कॉलेज में, चाहे वो आइदर एकेडमिकली आप ले लें, एकेडमिकली भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी वहाँ बहुत सारे होते थे हमारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आपका क्या क्या इंटरेस्ट है मेनली, जो आप उसके बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें? हाँ बिल्कुल, हमारे वहाँ पर जैसे कि साल के शुरुआत में तो सरस्वती पूजा हर मेडिकल कॉलेज में बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सभी हम लोग जानते हैं कि बिहार के सारे मेडिकल कॉलेज में सरस्वती पूजा बहुत अच्छे से मनाया जाता है। तो वहाँ हमारे कॉलेज में भी सरस्वती पूजा से स्टार्ट होता था साल के शुरुआत में। पहले तो ये, फिर होली का अपना कुछ फेस्टिवल होता था, फिर अप्रैल मई में हम लोग, चूँकि स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट रखते थे, हमारे सीनियर्स भी हमारे जूनियर्स भी, सबका सपोर्ट भी रहता था, तो अप्रैल मई में क्रिकेट का कभी टूर्नामेंट हो गया। फिर रेनी सीजन आ जाता था तो उसमें हम लोग क्रिकेट नहीं खेल पाते थे, रेनी सीजन में तो फुटबॉल खेलते थे। फिर और आप सुनते हैं अच्छे, बहुत ही अच्छे बॉलर है, मतलब अच्छा बॉलिंग करते हैं, लेकिन बैटिंग उतना ही आपका हाथ तंग है, ऐसा क्यों? नहीं, हम मतलब देखिए, हम लोग बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल क्रिकेट तो कभी हम लोग खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन बचपन में जो खेलते थे उसी को आगे का मेरे अंदर हमेशा से रहा कि नहीं, पढ़ाई तो ठीक है, पढ़ाई अपनी जगह ठीक है, लेकिन इंसान को पढ़ाई के सब कुछ, एटलीस्ट पढ़ाई के अलावा एक कुछ चीज़ों में और भी इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं तो सिर्फ पढ़ाई करते रहेंगे तो लोग पूरा प्रेशराइज हो जाता है, मोनोटोनस लाइफ हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कभी खेल लेते थे, शाम में जाते थे, जनरली हम लोग शाम में खेलने जाते थे। वहाँ पर क्रिकेट फील्ड था कॉलेज कैंपस में ही, वहाँ शाम में खेलते थे। तो अपना वही सब लोग सीनियर जूनियर सब लोग आते थे, खेलने के बहाने लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करते हैं सब। हाँ, तो डॉक्टर शुभम, अब आप मुझे ये बताइए, जो इंटर्नशिप में ड्यूटी के दौरान जो आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में जो ड्यूटी किया, तो उसमें आपको ऐसा क्या लगा जो आपने एज ए ऑर्थो को एज ए ब्रांच चूज किया? देखिए, डिपार्टमेंट तो सारे ही अच्छे, हम लोग सब में ड्यूटी करते हैं इंटर्नशिप के दौरान। मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, पीडिया, ऑर्थो, ईएनटी, ऑप्था, सब में ड्यूटी करते हैं। लेकिन ऑर्थो हमको इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये एक ऐसा ब्रांच है जिसमें सर्जिकल हैंड्स भी है और आपका ओपीडी भी, बहुत सारा पेशेंट्स ओपीडी बेसिस पे भी ठीक होते हैं। दूसरा नंबर बात कि ये एक टर्मिनल ब्रांच काइंड ऑफ हम लोग, अब तो एसएसवी आ गया है, लेकिन हम लोग फिर भी इसको एज ए टर्मिनल ब्रांच ही कंसीडर करते हैं। तो हम लोग फर्स्ट जनरेशन जैसे हम लोग डॉक्टर हैं अपने फैमिली के, तो थोड़ा जल्दी सेटलमेंट के लिए एसएस का कम चक्कर काटना पड़े, इसलिए हम ऑर्थो को पढ़ाई नहीं करना पड़े, आप जल्दी सेटल नहीं, पढ़ाई को लेकर के तो कभी हम ऐसा नहीं सोचे कि ज़्यादा पढ़ाई नहीं करना पड़ेगा। और हाँ, जल्दी सेटलमेंट, मतलब नीट एसएस के लिए फिर से, क्योंकि एक रैट रेस है, नीट यूजी दीजिए, फिर नीट पीजी दीजिए, फिर नीट एसएस दीजिए, फिर फेलोशिप कीजिए, ऐसे तो ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। 35-40 एज उसी में हो जाता है। हाँ, तो इसलिए एज ए फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर ऑफ आवर फैमिली हम इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिए कि हमको एसएस का तैयारी ना करना पड़े, और बाकी अगर फेलोशिप करना पड़ा है, और पढ़ाई तो चलती रहती है। बुक्स आप देख ही सकते हैं ऐसे कितने, ये एक वॉल्यूम, कौन सा बुक है ये तो मेरा कैम्पबेल और ऑपरेटिव ऑर्थोपेडिक्स। हाँ, तो ऐसे तो बुक्स तो बहुत हैं। ये तो मिथ है कि ऑर्थो में पढ़ाई नहीं करना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा डॉक्टर शुभम आपसे ये है, जो नीट पीजी प्रिपरेशन के दौरान जो है आपको क्या क्या डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, और मतलब आपका प्रिपरेशन का क्या सोर्स क्या क्या था जिसके कारण आप आज यहाँ पहुँचे? देखिए, हम लोग फर्स्ट ईयर में तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम होता है उसमें तो हम लोग बुक्स से पढ़ते थे, बुक से पढ़ के जो एग्जाम अपना यूनिवर्सिटी वाला देना होता था वो देते थे।
और पीजी का प्रिपरेशन का अगर आप पूछें तो इनफैक्ट हम फाइनल ईयर में थोड़ा ध्यान देना हम शुरू किए थे कि हाँ फाइनल ईयर है, इंटर्नशिप 2 साल के करीब बचा हुआ है। कोविड का समय आ चुका था, उस समय तक तो रूम पे बैठकर ही पढ़ाई करना होता था, क्लास जाने का था नहीं। तो वहीं से मैरो का सब्सक्रिप्शन ले लिए थे फाइनल ईयर में जा करके। तो उस समय मैरो से थोड़ा बहुत, उस समय भी ऐसा नहीं कि पीजी को लेकर एकदम फुल्ली फोकस्ड फॉर एमसीक्यू जैसा वैसा पढ़ाई करते थे। वो फाइनल ईयर के यूनिवर्सिटी के लिए आप समझ लीजिए कि पढ़ाई करते थे। तो उसी दौरान जो है बुक्स भी पढ़ते थे और टाइम मिलता था तो नोट्स भी कभी कभी बीच बीच में देख लेते थे। मेन तैयारी हम पीजी के लिए इंटर्नशिप में जाने के बाद मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर थर्ड ईयर ये सब, इन सब का तो नोट्स हम कभी पढ़े नहीं थे, इन सब तो बुक से ही पढ़ के एग्जाम दिए हुए रहते हैं हम लोग सभी। अब तो आ गया कि लोग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से ही नोट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो जो बुक्स सब पढ़े हुए थे तो उससे कुछ कंसेप्ट तो था ही, बेसिक कंसेप्ट जो रहता है कुछ आदमी भूल जाता है कुछ टाइम, इसलिए जो फाइनल ईयर का फ्रेश पढ़ा हुआ सब्जेक्ट था उसको हमने शुरुआत में स्टार्ट किया। पहले हम रैपिड रिवीजन से शुरू किए, रिवीजन वीडियोस का मैरो का जो रैपिड रिवीजन रहता है उससे पहले हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर का रैपिड रिवीजन से कंप्लीट किया। उसके बाद फिर फाइनल ईयर फ्रेश पढ़ा हुआ था तो उसमें हम मेन नोट्स से जितना हो सका किए। इंटर्नशिप खत्म होने के मतलब इंटर्नशिप के दौरान ही समझ लीजिए थोड़ा बहुत क्वेश्चन करना शुरू किए थे, मिड इंटर्नशिप के बाद से कह सकते हैं। और अगर फुल्ली फोकस्ड तैयारी अगर आप पीजी के लिए बोले तो वो मैं इंटर्नशिप के बाद किया हूँ। और ये चीज़ बताइए, आजकल जो देखते हैं लोग नीट पीजी प्रिपरेशन के चक्कर में जो यूजी स्टूडेंट्स होते हाँ, हैं ये क्लिनिकल पोस्टिंग को भूल ही जाते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत और बड़ा मतलब आज डिफरेंस आ गया है हमको। ऐसा हो सकता है कि ये बस मेरा परसेप्शन हो, हम ऐसे देखते हैं कि बच्चे लोगों को आजकल फर्स्ट सेकंड ईयर से ही नोट्स लेकर के बस लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स रटने का काम करते हैं। उसको सोचते हैं कि ठीक है थ्योरी वो अच्छी बात है, पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उस चक्कर अगर उसको करने के लिए अगर आप क्लिनिकल पोस्टिंग मिस कर मतलब रहे आप इस हैं बात को मानते हैं कि बैलेंस बना के चलना चाहिए। एकदम अगर एकदम बैलेंस अगर बना आप के थ्योरी चलना पढ़ रहे हैं तो चाहिए। ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में क्लिनिकल सब्जेक्ट जो है क्लिनिकल पोस्टिंग है उसको छोड़िए। क्लिनिकली ओरिएंटेड पढ़ाई करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। वार्ड पोस्टिंग मिस नहीं करना चाहिए, वार्ड पोस्टिंग जाना चाहिए। ऐसे नहीं तो होता क्या है कि जैसे आप नीट यूजी में आए थे एग्जाम पास करके, वैसे ही आप एक नोट्स जो है बैठ करके या पढ़ के नोट्स पढ़ के आप पीजी में भी चले जाएंगे, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 200 में से 170 क्वेश्चन भी सही कर लेंगे। लेकिन जब आप फिर पीजी में आएंगे तो फिर आपको पता ही नहीं रहेगा कि हिस्ट्री टेकिंग क्या होती है। ऐसे देखा हूँ मैं और देख भी रहा हूँ बच्चे लोगों को कि अभी आजकल क्या चल रहा है। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव करे तो बेटर रहेगा। बाकी पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है, पढ़ाई करना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बताइए, एज ए ऑर्थो रेसिडेंट आपका डीएमसीएच में क्या एक्सपीरियंस है? वहाँ का जो भागलपुर का जो ऑर्थो डिपार्टमेंट था और उससे यहाँ पे क्या डिफरेंस है, क्या अंतर लगा? बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि देखिए वहाँ भागलपुर में जब तक हम थे तो एज ए यूजी स्टूडेंट थे तो पीजी का तो बहुत कुछ पता नहीं होता था कि क्या है नहीं है। हाँ इंटर्नशिप के दौरान जो देखे कि हाँ ऐसे ऐसे केसेस तो मिलते हैं, जो हमारे सीनियर्स केसेस तो वहाँ भी करते थे, यहाँ भी हम लोगों को बहुत अच्छा हैंड्स ऑन मिलता है। उसमें तो कहीं बिहार के इनफैक्ट सारे ही मेडिकल कॉलेज में हैंड्स ऑन तो अच्छा है, पेशेंट लोड भी अच्छा है, दोनों जगह वहाँ भी अच्छा था यहाँ भी अच्छा है। तो डॉक्टर शुभम, मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे वो ये है, हाँ पूछिए। एज ए ऑर्थो रेसिडेंट जो आपका डीएमसीएच में क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे रहा, कैसा पेशेंट लोड है और यहाँ क्या क्या केस आपको करने को मिलता है? देखिए फर्स्ट ईयर में तो जैसा कि हर सारे जगह सारे मेडिकल कॉलेज में करना होता है, फर्स्ट ईयर में इमरजेंसी ड्यूटी बहुत रहती है। इमरजेंसी ड्यूटी बहुत ज़्यादा कितने आवर का इमरजेंसी ड्यूटी आपको लगता था यहाँ पे फर्स्ट ईयर में? ये 2 शिफ्ट में लगता था। एक तो सुबह 9 से रात के 7 बजे तक या 9 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट रात में मतलब जहाँ से खत्म हुआ 9 बजे से अगले दिन सवेरे सुबह 7 बजे तक। तो ये 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगती थी। किसी दिन हमारी नाइट रहती थी, किसी दिन डे रहती थी। इमरजेंसी हफ्ते में 2 दिन इमरजेंसी की ड्यूटी आती थी, और अगर किसी दिन इमरजेंसी की ड्यूटी नहीं रहती थी तो ओपीडी में रहना पड़ता था, और उसके अगले ही दिन ओटी का रहता है इमरजेंसी के अगले दिन। तो पेशेंट प्रिपेयर वगैरह कर जिस दिन हम इमरजेंसी में नहीं रहते थे तो बाकी वार्ड का सारा काम करते थे, ओपीडी का जो भी काम रहता था वो करते थे, पेशेंट को प्रिपेयर करना रहता था अगले दिन के ओटी के लिए। तो पेशेंट लोग तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही है। कितना ओपीडी में, कितना एक दिन में कितना पेशेंट आ जाता पेशेंट लोड यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ओपीडी में तकरीबन वही 500 पेशेंट पर ओपीडी तो आते ही आते हैं। अगर बीच में छुट्टी किसी फेस्टिवल को लेकर के छुट्टी हो गया, उसके बाद अगर आपका ओपीडी पड़ रहा है तो वो नंबर बढ़ के 600 700 800 तक भी जा सकता है, वो डिपेंड करता है। लेकिन देखा जाए तो पेशेंट लोड बहुत ज़्यादा है। ओपीडी में बहुत पेशेंट आते हैं, इमरजेंसी में बहुत पेशेंट आते हैं, और इमरजेंसी में सबसे ज़्यादा पेशेंट आते तो आरटीए ट्रॉमा के पेशेंट तो चलिए ठीक है, कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं इमरजेंसी में फालतू का इरिटेट करने, जो मारपीट वाला जो मारपीट का जो पेशेंट आता है उसके बारे में आपको क्या कहना है? क्योंकि डीएम से जो बहुत ही ज़्यादा आता है, इसके बारे में आप कुछ बोलिए। मारपीट के पेशेंट के बारे में मैं क्या बोलूँ, यही कि उन लोगों को लगता है कि यहाँ पे जाएंगे तो डॉक्टर साहब इंजरी बना देंगे, ये वो। तो इंजरी बनवाने के लिए लोग को नहीं आना चाहिए। आपको ये चीज़ नहीं लगता है सदर ये सब में सब दिखवा लेना चाहिए। टर्सरी हॉस्पिटल यहाँ पे ये पेशेंट जो है मतलब आकर के फालतू का लोड बढ़ा रहा है हॉस्पिटल। बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्पिटल का लोड बढ़ा रहे हैं, रिसोर्स का बेकार में यूटिलाइजेशन होता है, टाइम फालतू का जाता है। ये सब चीज़ है कि मारपीट वाले पेशेंट जो जिसको नीड होती थी ट्रीटमेंट की वो तो चलिए ठीक है, कुछ मारपीट वाले पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिसको सही में ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन कुछ मैक्सिमम ऐसे पेशेंट लेकिन मैंने देखा हूँ कि ऐसा आता है कि सर यहाँ मार दिया, यहाँ चोट लग गया, वो छोटा मोटा चोट जो कि आराम से पीएचसी सीएचसी लेवल पे मैंने जो देखा, लेकिन वो लोग जबरदस्ती का यहाँ करके इंजरी बनवाने के लिए एसओडी जो हमारे सर्जन ऑन ड्यूटी रहते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी, उनसे इंजरी बनवाने के लिए कि ये वो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, उसमें अब आता है तो आता है, देखना ही पड़ता है, उसको देखना ही पड़ता है हम लोग को। ठीक है, और ओटी के बारे में बताइए, दिन में आप लोग कितना केस पोस्ट करते हो और क्या क्या ओटी कर लेते हो? और थर्ड ईयर से फर्स्ट ईयर जैसे ओटी होता है तो उसमें फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को क्या क्या करने को मिलता है? फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को तो पहले तो स्टिच सीखना होता है अच्छे से, सारा मतलब क्लोजर वगैरह मिल जाता है। वो स्टार्टिंग में तो नहीं, स्टार्टिंग में तो बस आपको सीआर दिखाना रहता है, पेशेंट प्रिपेयर करना रहता है, दूर से ही देखना पड़ता है, ऑब्जर्वेशन जैसा। कुछ टाइम के बाद फर्स्ट ईयर में क्लोजर वगैरह मिलने लगता है यहाँ पर। फर्स्ट ईयर में पहला जो जैसे
सर्जरी में जो होता है ब्रेड एंड बटर सबसे पहले फर्स्ट ईयर को हाइड्रोसील करने को मिलता है, वैसे ऑर्थो में जो है अजय क्या आपको मिलता है? फ्रैक्चर का अगर केस पूछें या फिर ओवरऑल इलेक्टिव इलेक्टिव में फर्स्ट ईयर में आपको सबसे पहले वही क्लोजर दिया जाएगा हर एक पार्ट्स का, धीरे धीरे पहले स्किन क्लोजर, फिर उसके नीचे सबक्यूटेनियस क्लोजर, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप क्लोजर अच्छे से करने लग जाएंगे, फिर डिपेंडिंग ऑन योर स्किल्स, आपको सीनियर आपको मॉनिटर कर रहे होते हैं, आपके टीचर आपको देख रहे होते हैं, आपको देख करके आप जैसा कि KYR करने दे दिया जाएगा कभी, फिर कुछ छोटा मोटा इम्प्लांट रिमूवल भी रहता है, इम्प्लांट रिमूवल थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मिलता है। उसके बाद फिर फ्रैक्चर पे अगर हम बात करें तो मुझे सबसे पहला फ्रैक्चर का केस मिला था पटेला का, टेंशन बैंड वायरिंग करने का, TBW पटेला का। फिर ऐसे ही बहुत छोटे छोटे केस से स्टार्ट करते हैं, फिर टीबिया इंटरलॉकिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे जो भी SR वहाँ पे रहते हैं, टीचर रहते हैं, प्रोफेसर सर, HOD सर लोग रहते हैं, उनके गाइडेंस में हम लोग करते हैं धीरे धीरे। और एज ए थर्ड ईयर रेसिडेंट है तो उसमें भी आपको क्या क्या करने मिलता है? अभी भी मतलब इंडिपेंडेंटली तो मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा कि मैं करता हूँ, लेकिन सर लोग रहते हैं तो सर लोग अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर SR ये लोग रहते हैं, तो उनके गाइडेंस में हम लोग अभी जितना भी इंट्रामेडुलरी नेलिंग हो गया वो करते हैं, कुछ प्लेटिंग भी अभी कुछ टाइम से कर रहे हैं, प्लेटिंग, नेलिंग और रेडियस, अल्नार, ह्यूमरस, टीबिया और आपका ओलेक्रेनन का TBW और ये डिजिटल टीबिया का प्लेटिंग, नेलिंग में टीबिया इंटरलॉकिंग नेल करते हैं हम लोग, फीमर में फीमर इंटरलॉकिंग, फिर IT फ्रैक्चर रहता है उसमें सिफेलोमेडुलरी नेलिंग जो PFN जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं, PFN DHS, ये सब अभी धीरे धीरे कर रहे हैं हम लोग। कुछ टाइम के बाद असिस्ट, अगर अच्छा असिस्ट कर लेंगे सर लोग को तो मे बी होपफुली हम लोगों को हेमियोप्लास्टी भी करने को मिल जाएगा जाते जाते। चलिए, थैंक यू मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम जो है मेरे को दिया, और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ इस पॉडकास्ट को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारे जो डॉक्टर रोहन है बहुत ही अच्छे अच्छे कर रहे हैं, नए नए बिगिनर हैं अभी, लेकिन ये इतने कम समय में इन्होंने इतना अच्छा चैनल अपना बना लिया है, इनको सपोर्ट करें और होपफुली आप लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और शेयर भी करेंगे, और ताकि मैं और अच्छे अच्छे पॉडकास्ट आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बना करके मैं आपको देता रहूँगा, ताकि आप लोग के लिए भी वो इन्फॉर्मेटिव हो।